स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं जुबैर खान। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 2 दिनों में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिनों में संक्रमण के नए मामले 2 लाख से ऊपर दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 2,11,298 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की दवा की कमी से निपटने के लिए युद्धस्तर पर अभियान छेड़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बाद महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस की दवा का इंतजाम करने का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंच गया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान यास ने प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का पीएम मोदी का जो शुक्रवार का दौरा है वो जारी रहेगा। सबसे पहले वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचकर रिव्यू मीटिंग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड की ये लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन प्रोडक्शन संयंत्र स्थापित किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को अफसोस जताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पौधारोपण का काम अच्छे से नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जहां तक पेड़ पौधे लगाए जाने का संबंध है, एक भी राजमार्ग को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। गडकरी ने कहा कि पांडे महोदय यहां हैं, वो मुझे कोई ऐसा राजमार्ग नहीं दिखा सकते जहां अच्छे से पेड़ पौधे लगे हों। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि आज 2 बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल को देखा है। दोनों ही बार वो झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति करते हुए नजर आए। पात्रा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास आज भी 1,50,000 से ज्यादा वैक्सीन मौजूद है। आप इसका सही से प्रबंधन करें। बिहार में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। कोरोना की रफ्तार पर काफी हद तक सरकार ने लॉकडाउन लगाकर काबू पा लिया है। इस बीच सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। हर दिन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कटाक्ष किए जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने नीतीश कुमार पर नोबेल दिए जाने की मांग की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में रेलवे के योगदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। रेलवे ने राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि प्रगति का पहिया तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपित को जमानत देते वक्त अदालत को कथित अपराध की गंभीरता का आकलन करना होगा और बिना कोई वजह दर्शाए आदेश पारित करना न्यायिक प्रक्रियाओं के मौलिक नियमों का विपरीत है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने दहेज हत्या मामले में एक आरोपित को जमानत दे दी थी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स में सीबीएसई क्लासेस 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं जानकारों के मुताबिक शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं।
इसमें परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे से घटाकर आधा घंटे की जा सकती है। छात्रों के लिए 30 मिनट की अवधि के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की सरकार को एक विशेष तरह से पेश करने का राजनीतिक प्रयास चल रहा है और सियासी तौर पर गढ़ी गई छवि और वहां सरकार के वास्तविक रिकॉर्ड में अंतर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल एसआर मैकमास्टर से बातचीत में जयशंकर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण इस वक्त भारत बहुत तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एलोपैथी के इलाज पर टिप्पणी करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि रामदेव कोरोना के इलाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो कि एक अपराध है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रशासक की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों का लगातार विरोध हो रहा है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में प्रशासक मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की गुजारिश की। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री इस मसले में दखल दें और ये सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस ले जाए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने 4 मई के बाद आज 14वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 24 पैसे और डीजल की कीमत 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई। इससे एक दिन पहले कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 68 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 84 रुपये 61 पैसे पहुंच गई। वहीं मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये पार पहुंच गया। राज्य सरकारें कम वैक्सीन की शिकायत कर रही हैं। अब जून में भी राज्यों को कम वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित किया है कि जून 2021 में दिल्ली को 4 लाख वैक्सीन की डोज सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से मिलेगी। ये वैक्सीन 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए होगी। पिछले महीने दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन दी गई थी। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने सरकार के नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उधर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच फेसबुक और ट्विटर बंद होने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने नई गाइडलाइंस को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सेलेक्ट सिटी वॉक में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे लोग बिना अपनी गाड़ी से उतरे वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप वैक्सीन लगवाएं और सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों तक पहुंचे। पंजाब में कोरोना संक्रमण के आ रहे नए मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 10 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई हैं। प्राइवेट गाड़ियों से यात्रियों की सीमित संख्या को हटा लिया गया है और अस्पतालों में दोबारा इलेक्टिव सर्जरी और ओपीडी की भी इजाजत दे दी गई है। साथ ही ऑक्सीजन के गैर मेडिकल इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए जारी पाबंदियां 15 जून तक बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक महामारी संबंधी हालात में थोड़ा सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जुलाई के आखिर तक 12वीं कक्षा और अगस्त मध्य में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। उन्होंने कहा कि संबंधित बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा।
ओडिशा में चक्रवात यास कोविड काल में दूसरा बड़ा तूफान है, लेकिन इसके चलते 2020 या फिर 2021 दोनों में से किसी भी वर्ष में समानता नहीं है। इस साल हालांकि ओडिशा ने एक नया इतिहास रच दिया है। ओडिशा सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लगातार 18 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की है और चक्रवात यास की वजह भी इस सप्लाई पर रोक नहीं लगा सकी। सरकार की बेहतरीन प्लानिंग और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। अमेठी के लखनऊ प्रतापगढ़ रेलखंड पर पिछले 50 सालों से स्थानीय लोगों की ओर से रेलवे क्रॉसिंग की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक उनकी मांग मुकम्मल नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि यहां मानव रहित क्रॉसिंग है और रोजाना हजारों लोग यहां से आते जाते हैं। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के बिजनौर में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पुलिस के दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी पुलिस उत्तराखंड से यूपी आने वाले यात्रियों की मदद कर रही है, उन्हें मास्क और बिस्किट बांट रही है, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस लोगों से कोरोना रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली और ठगी कर रही है। यूपी के गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फौजी का सामान और नकदी बरामद की है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के जालौन में बीते दिनों हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए गुरुवार को एक समाज सेवी संस्था की ओर से जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए गए हैं ताकि जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। दरअसल बीते दिनों कोरोना वायरस के कारण संक्रमित मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने पर जान गंवानी पड़ी थी। ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग बढ़ने से ब्लैक में मरीजों को सिलेंडर लेने पड़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में घरेलू कलह के चलते एक सनकी पति ने पहले तो अपनी पत्नी की कनपटी से तमंचा सटाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपने ही 3 मासूम बच्चों को घर से उठाकर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। यूपी के सिद्धार्थनगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर और जिला अस्पताल का इंस्पेक्शन किया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय जोगिया में आशा और निगरानी समिति से टीकाकरण की जानकारी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।
हरियाणा के फतेहाबाद के गांव जल्लूपुर के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9वीं के 70 में से 60 बच्चे फेल हो गए। बच्चों को प्रमोट करने की मांग को लेकर आज अभिभावकों और बच्चों ने फतेहाबाद के रतिया इलाके के एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। बच्चों और उनके अभिभावकों का कहना था कि कोरोना काल में स्कूल के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जो कि बच्चों की समझ में नहीं आ रही। इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो गए। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट और लॉकडाउन हटाने की संभावना के बीच प्रवासी फिर दिल्ली लौटने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले कम होने के बाद प्रवासी मजदूर दिल्ली वापस आ रहे हैं। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से यूपी और उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों के साथ समय पर समन्वय लगभग 8 लाख प्रवासी श्रमिकों को बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। यूपी के झांसी में नवनिर्वाचित प्रधान ने ग्राम पंचायत नुनार विकासखंड गुरसराय में जीत के जश्न में चूर होकर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करवाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पैसों की बरसात होने लगी। इस दौरान सरकार की गाइडलाइंस का भी जमकर मखौल उड़ाया गया। सरकार का आदेश है कि शादियों में 25 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। वहीं एक जिम्मेदार प्रधान नवनिर्वाचित शासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हरियाणा के फतेहाबाद में आज ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने सुनवाई नहीं की तो वो सिरसा में बिजली मंत्री के घर का घेराव करेंगे। किसान नेता मनदीप नथवान की अगुवाई में आज किसानों ने ये धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। बुधवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्नल ने चिकपाल गांव के पास 2 प्रेशर कुकर आईईडी बम बरामद किए, जिन्हें जमीन के अंदर छिपाया गया था। हालांकि इन बमों के विस्फोट होने से पहले ही आईटीबीपी ने आईईडी से लैस प्रेशर कुकर विस्फोटकों को निष्क्रिय किया। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आशंका जताई जा रही है कि यह काम नक्सलियों का हो सकता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर से असीरगढ़ के बीच बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां जंगल में स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग पुष्पक एक्सप्रेस की तेज रफ्तार से गुजरने के दौरान हुए कंपन से भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी और वो हर दिन लगभग इसी रफ्तार से गुजरती है। झारखंड में चक्रवात यास का भीषण असर दिखाई देने लगा है। आधी रात के बाद चक्रवात ने झारखंड में प्रवेश किया है। अच्छी बात यह है कि झारखंड में घुसते ही चक्रवात की गति काफी धीमी हो गई। वहीं चक्रवात रांची पहुंचने से पहले ही अपना असर राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में दिखा रहा है। रांची में जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए अब गांव-गांव तक दवा वितरित किए जाने का कार्य शुरू किया है। हल्द्वानी तहसील में आज एसडीएम विवेक राय और तहसीलदार नितेश डागर ने बीएलओ को दवा वितरित की। साथ ही एसडीएम विवेक राय ने बताया कि गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने की ताकत देने वाली दवा प्रत्येक बूथ में बीएलओ के माध्यम से बांटी जाएगी। बरसात में उत्तराखंड के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के श्रीलंका टापू में कई समस्याएं आ जाती हैं। आज उप जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ श्रीलंका टापू के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों द्वारा वहां अस्थायी हेलीपैड के निर्माण के साथ ही ग्रामीणों को 3 माह का राशन, दवा और अन्य जरूरी सामान बांटा गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को उसी के ही गांव के 3 युवकों ने अंजाम दिया। तीनों आरोपी युवकों ने तमंचे के बल पर पीड़ित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र से एक यूट्यूबर को अजीबोगरीब कारनामे के लिए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यूट्यूबर आरोपी गौरव जॉन ने हाइड्रोजन वाले गुब्बारे से अपने पालतू कुत्ते को हवा में उड़ा दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसकी शिकायत मालवीय नगर थाने में की गई, जिसके बाद आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पिछोर जनपद पंचायत कार्यालय में शौचालय निर्माण में 1,44,00,000 रुपए का घोटाले का मामला सामने आया है। पंचायत विभाग ने पिछोर थाना में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल पिछोर में पदस्थ स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने 1,048 शौचालयों के लिए जारी हुई 1,24,76,000 की राशि में से 1,44,00,000 रुपए की राशि का गबन किया। पंजाब के तरन तारण में कुछ अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों के शटर तोड़कर नकदी और जरूरी सामान चोरी होने की खबर मिली है। दुकानदारों का कहना है कि हर रोज की तरह मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया तो सुबह आकर देखा कि हमारी दुकान का शटर टूटा हुआ था और दुकान के गल्ले से 6,500 रुपए की नकदी गायब थी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की लाठी डंडों से पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मारपीट का पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले हुए विवाद में ये मारपीट हुई है। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए अमेरिका ने तेज की कोशिशें। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसी को इसकी बारीकी से जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर मांगी है। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने की आशंका को लेकर भी जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये वायरस जानवर से फैला है या किसी प्रयोगशाला से, इसके बारे में जांच की जाएगी। बेलारूस में सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार रोमन प्रोत्साविच को गिरफ्तार करने के लिए विमान की जबरन लैंडिंग के असाधारण वाकये ने दुनिया भर के देशों में नाराजगी पैदा की है। ऐसे में कई देशों ने बेलारूस से आने और जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। यूरोप के 27 देशों ने एक साथ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बेलारूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का अमेरिका ने भी स्वागत किया है। ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तिब्बत के निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेम्पा त्सेरिंग को गुरुवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य न्यायाधीश सोनम नोरबू डगपो ने उन्हें सीटीए कार्यालय में शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में केवल 5 लोग ही मौजूद रहे। इनमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रधानमंत्री त्सेरिंग, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसंग सांग्या, मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य लोग मौजूद थे। तिब्बत टीवी ने इसका प्रसारण किया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने के बाद अब इजिप्ट इसे लंबे वक्त तक बहाल रखना चाहता है। यही वजह है कि इस बार वो इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बातचीत को एक मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक बेहद अहम मीटिंग हो सकती है। इसमें इजराइल के अलावा फलस्तीन और हमास के नेता भी दिखाई देंगे। भारतीय टीम 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारत के पास 21वीं सदी में 100वीं टेस्ट जीत दर्ज कर चैंपियन बनने का मौका होगा। टीम इंडिया ने 21वीं सदी में 1 जनवरी 2001 से अब तक 214 टेस्ट मैच खेले हैं और 99 मैचों में जीत हासिल की है। 57 मैचों में हार मिली है और 36 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के विजेता का फैसला एक टेस्ट के बजाय 3 टेस्ट के आधार पर होना चाहिए। कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने 1983 में पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत की बेहतर बल्लेबाजी ही उसे विजेता बना सकती है। पूर्व कप्तान ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण चैंपियनशिप की विजेता का फैसला केवल एक टेस्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए।
बीसीसीआई ने मीडिया में आई इस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ड्रॉप किए गए 4 खिलाड़ियों को 8 महीने की सैलरी नहीं दी गई। दरअसल बीसीसीआई ने हाल ही में 2020-21 के लिए अनुबंध पाने वाली 19 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की। इसमें पिछली लिस्ट में शामिल एकता बिष्ट, वेदा कृष्णमूर्ति, डी हेमलता और अनुजा पाटिल को शामिल नहीं किया गया, जबकि ऋचा घोष को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं शेफाली वर्मा को ग्रेड सी से ग्रेड बी में प्रमोट किया गया। आईसीसी ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की। बॉलर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन ने करियर में बेस्ट दूसरी रैंकिंग हासिल की। वो टॉप 3 बॉलर्स में पहुंचने वाले अपने देश के तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले 2009 में शाकिबुल हसन ने पहली पोजीशन हासिल की थी। वहीं 2010 में अब्दुल रजाक ने यह स्थान हासिल किया था। मेहदी ने श्रीलंका के खिलाफ चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले 2 मैच में शानदार परफॉर्म किया। कुछ दिन पहले इंग्लैंड के माइकल वॉन और पाकिस्तान के सलमान बट के बीच विराट कोहली को लेकर बहस क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। अब 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत के ही एक और बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि रोहित को आउट करना आसान है। इस पर पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसे बयान देने से पहले रोहित के रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए। और टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री गुरुवार को 59 साल के हो गए हैं। शास्त्री का जन्म आज ही के दिन 1962 में मुंबई में हुआ था। उन्हें टीम के खिलाड़ियों ने बधाई दी। उन्होंने टेस्ट में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करना शुरू किया था, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो ओपनिंग करने लगे थे। शास्त्री ने बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में 17 मैचों में 44 से ज्यादा की औसत से 1101 रन बनाए। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।